तो चलिए आज हम एक ऐसी दुनिया में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे आसमान में छुपी कुछ अदृश्य ताकतें अफ्रीका के वन्य जीवों को कठपुतलियों की तरह नचाती हैं। हम अक्सर शिकार और शिकारी के बीच की खूनी जंग के बारे में सोचते हैं, लेकिन सच तो ये है कि असली और सबसे बड़ा खेल आसमान से खेला जा रहा है। इस पूरे विश्लेषण में सबसे दिलचस्प बात यही है, दुनिया के किसी भी और महाद्वीप के मुकाबले अफ्रीका के जानवरों पर मौसम का असर सबसे ज्यादा होता है। हवा भूमध्य रेखा के किस तरफ से आ रही है, बस इसी बात से तय हो जाता है कि मौसम एक जीवन देने वाला मसीहा बनेगा या फिर एक जानलेवा दुश्मन। तो आज के इस सफर की रूपरेखा कुछ इस तरह होगी। पहला, हवाओं का महायुद्ध। दूसरा, दक्षिणी लहरों का शिकार। तीसरा, रेगिस्तान में जीवन की जंग। चौथा, बारिश की तलाश। पांचवा, खूनी नदी पार करना। और छठा, उत्तर में जीवन की वापसी। हमारी यह महायात्रा बर्फीले दक्षिणी महासागरों से शुरू होकर तपते रेगिस्तानों से गुजरती हुई उत्तर के हरे भरे सवाना के मैदानों तक जाएगी। भाग 1, हवाओं का महायुद्ध। चलिए अपनी इस यात्रा के एकदम शुरुआती बिंदु पर चलते हैं और देखते हैं कि ये महायुद्ध आखिर शुरू कैसे होता है। यहाँ दोनों ताकतों का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ हमारे पास अंटार्कटिका से उठने वाली सुन्न कर देने वाली ठंडी हवाएं हैं, जो जमीन से नमी की आखिरी बूंद तक निचोड़ लेती हैं, और दूसरी तरफ हैं उत्तर से आने वाली गीली हवाएं, जो अपने साथ जीवनदायी बारिश लेकर आती हैं। यह आसमान में चल रहा एक सीधा सीधा भूमंडलीय टकराव है। भाग 2, दक्षिणी लहरों का शिकार। अब देखते हैं कि कैसे दक्षिण से आने वाली पतझड़ की पहली ठंडी लहर समुद्र में दुनिया की सबसे बड़ी दावत की शुरुआत कर देती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा सोचिए, आसमान से शिकार करने वाले गैनेट जैसे पक्षी सचमुच किसी जिंदा मिसाइल की तरह हो जाते हैं। ठंडे और उथले पानी में फंसी अरबों सार्डिन मछलियों को पकड़ने के लिए ये पक्षी अपनी गर्दन टूटने का भारी जोखिम उठाते हैं और इसी 80 की रफ्तार से पानी में 10 मीटर गहराई तक गोता लगा जाते हैं। प्रकृति का ऐसा खतरनाक करतब शायद ही कहीं और देखने को मिले। अब सार्डिन मछलियां भी हार नहीं मानती। इन लगातार होते हमलों से बचने के लिए वो एक गजब का संवेदी नेटवर्क इस्तेमाल करती हैं और एक साथ चलती हैं। लेकिन आखिरकार उन्हें समुद्र की लहरों के साथ उत्तर की ओर धकेल दिया जाता है, जहां विशाल ब्रूड्स व्हेल जैसे शिकारी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। एक ही झपट्टे में सैकड़ों मछलियां गायब। भाग 3, रेगिस्तान में जीवन की जंग। जैसे जैसे ये बर्फीली हवाएं जमीन के अंदरूनी हिस्सों की ओर आती हैं, वे अपनी नमी खो देती हैं और जन्म होता है नामिब रेगिस्तान का। 70 डिग्री सेल्सियस, ये कोई मामूली गर्मी नहीं है। ये इतना गर्म है कि अगर इंसान नंगे पैर खड़ा हो जाए तो उसकी त्वचा सचमुच में जल सकती है। इतने भयानक और बेरहम माहौल में जानवरों को जिंदा रहने के लिए कुछ ऐसे तरीके इजाद करने पड़े हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगते। सबसे कमाल की बात तो ये है कि यहाँ के जानवर बिना एक बूंद पानी पिए कैसे जिंदा रहते हैं। फावड़े जैसी थूथन वाली छिपकली रेत पर अपने पैर ठंडे करने के लिए बकायदा डांस करती है, और नामीबियन ओरेक्स, वो तो पसीना बहाना ही बंद कर देता है। 40 डिग्री पर जब उसका खून उबलने लगता है तो नाक की कुछ खास नसें एक तरह के एयर कंडीशनर का काम करती हैं। अब जरा कालाहारी रेगिस्तान की तरफ चलते हैं। यहाँ जब अल नीनो का भयंकर सूखा पड़ता है तो मीरकैट्स को भूख के मारे अपने ठंडे और सुरक्षित बिलों से बाहर निकलना ही पड़ता है, और यही उनका सामना होता है केप कोबरा से, जो बेहद तेज और जहरीला है। तो एक छोटा सा जीव इतने खतरनाक सांप से कैसे बचेगा? इसका सीधा सा जवाब है एकता। मीरकैट्स पलक झपकते ही एक फौज की तरह एकजुट हो जाते हैं और उस कोबरा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये हमला इतना आक्रामक होता है कि सांप की छुपकर वार करने वाली रणनीति धरी की धरी रह जाती है और उसे अपनी जान बचाकर वहां से भागना ही पड़ता है। भाग 4, बारिश की तलाश। अल नीनो के इस विनाशकारी सूखे ने दक्षिणी अफ्रीका का क्या हाल किया है, आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 7 महीने से कोई बारिश नहीं। ऐसे में गिद्ध अपनी गजब की समझदारी दिखाते हैं। वो हवा में मौजूद अदृश्य थर्मल कॉलम यानी गर्म हवा के खंभों का फायदा उठाते हैं। ये थर्मल किसी मुफ्त लिफ्ट की तरह काम करते हैं, जिससे वे बिना पंख फड़फड़ाए मीलों तक उड़ते हैं और फिर एक झुंड में आकर गीदड़ जैसे शिकारियों का भोजन आसानी से छीन लेते हैं।
सूखा जानवरों को उनकी सहन शक्ति की बिल्कुल आखिरी हद तक ले जाता है। जरा सोचिए, धूप से झुलसते दरियाई घोड़े जो कीचड़ की एक छोटी सी जगह के लिए आपस में खून खराबा कर रहे हैं। वहीं हाथियों के झुंड की मुखिया, जिसे हर दिन 70 लीटर पानी चाहिए, वो अपने पैरों के जरिए 200 किलोमीटर दूर से आ रहे तूफान की गड़गड़ाहट को महसूस करके पानी की तलाश में निकल पड़ती है। भाग 5, खूनी नदी पार करना। और यही वो मोड़ है जहां दूर से आ रही नम हवाओं की महक इन जानवरों को उनकी जीवन यात्रा के सबसे खतरनाक हिस्से की तरफ ले जाती है। बारिश की उम्मीद में 10 लाख से ज्यादा विल्ड बीस्ट और लाखों की तादाद में ज़ेब्रा उत्तर की तरफ एक लंबा मार्च शुरू करते हैं। लेकिन रास्ते में आती है मारा नदी, जहां पानी के अंदर छुप कर बैठे हैं विशालकाय नील मगरमच्छ। ये मगरमच्छ वजन में विल्ड बीस्ट से 3 गुना तक बड़े होते हैं। 6000 नदी पार करने की इस भयानक और अफरा तफरी से भरी जद्दोजहद में हर साल करीब 6000 विल्ड बीस्ट तेज बहाव में डूबकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। मगरमच्छ के जबड़े से बच भी गए तो नदी निगल जाती है। लेकिन प्रकृति का चक्र देखिए, उनकी मौत व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि वो पूरी नदी के इकोसिस्टम और इंतजार कर रहे गिद्धों के लिए एक शानदार दावत बन जाती है। भाग 6, उत्तर में जीवन की वापसी। अब ये कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है जब उत्तरी व्यापारिक हवाएं आखिरकार भारी बारिश लेकर आती हैं और जीवन फिर से खिल उठता है। ये देखना सचमुच हैरत अंगेज है कि कैसे अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंचकर यही जीवन देने वाली नमी एक जमा देने वाली परीक्षा में बदल जाती है। इथियोपिया की 4000 मीटर ऊंची चोटियों पर जब तापमान 3 डिग्री तक गिरता है तो जिलाडा बबून बस अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से कसकर चिपकने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं नीचे केन्या के मैदानों में बारिश का असर कुछ और ही रंग दिखाता है। भारी बारिश से घास घनी हो जाती है। अब ऐसे में नर विडो बर्ड को मादाओं को रिझाने के लिए कुछ ज्यादा ही पसीना बहाना पड़ता है। वो इस घनी घास में बड़ी मेहनत से डोनट के आकार का एक खूबसूरत मंच तैयार करते हैं, बस ताकि नखरेबाज मादाओं का ध्यान खींच सकें। और शिकार के इस खेल में तो बारिश बाजी ही पलट देती है। सूखे में जो शेर आसानी से कमजोर शिकार को दबोच लेते थे, अब उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि शिकार अब तरोताजा और ऊर्जा से भरे होते हैं और ऊपर से गीली कीचड़ वाली फिसलन। शेरों के लिए इस दावत का मजा लेना अचानक से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जरा ठहर कर सोचिए, 70 डिग्री की झुलसाती रेत पर नाचती वो छिपकली हो, या फिर नदी पार करते हुए 10 लाख विल्ड बीस्ट, या फिर जमा देने वाली ठंड में सिकुड़ते बबून। हर एक शिकारी, हर एक शिकार आपस में किस एक अदृश्य धागे से बंधा हुआ है। वो धागा है ये आसमान। हमने आज देखा कि अफ्रीका में जिंदा रहने का मतलब सिर्फ किसी शेर से तेज भागना भर नहीं है, बल्कि आसमान के इन बदलते मिजाज और कठोर आदेशों को झेलना है। और अंत में ये सब एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाता है। जैसे जैसे दुनिया का तापमान बढ़ रहा है और जलवायु बदल रही है, आसमान के ये नियम भी बदलेंगे। तो क्या नीचे मौजूद ये नाजुक जीवन खुद को बचा पाएगा? ये यकीनन हम सभी के लिए सोचने का विषय है।